नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस शानदार और एक बेहतरीन सी क्लास में। जैसा कि आपको पता है, हम कक्षा 12 की पूरी फिजिक्स यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं और उसमें पहला चैप्टर चल रहा है और उस पहले चैप्टर का आज ये चौथा लेक्चर है। अगर आपने पहले 3 लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो जाकर के क्रम से देख के आओ भाई। और एक बात और बताऊं कि आज का जो लेक्चर है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के लेक्चर में वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाएंगे और भी इससे संबंधित कई चीज़ें पढ़ाएंगे जिनसे संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आई तो बहुत सारी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसलिए इस लेक्चर को भाई बड़े ध्यान से करना है और मैं तो ये कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें आपको याद हों, कोई ऐसा तरीका निकले ताकि मेरी भी इस घनघोर मेहनत का नतीजा निकले। तो भाई बड़े ध्यान से देखनी है सारी चीज़ें। पहली हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, जो कुछ भी लिखा हुआ है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जो मैं समझाऊं वो देखना है पहले, ठीक। मैं थोड़ा सा यहाँ से गायब कर देता हूँ ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आए। पहले इतना ही चित्र देखना है, ठीक। हेडिंग ये है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कोई बिंदु आवेश चाहिए होगा, उसके कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक। तो मैंने मान लिया कि बिंदुओं पर कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है जिससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित एक अन्य बिंदु पी है और यहाँ पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है, ठीक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई और इसका फार्मूला होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। अगर मुझे परीक्षण आवेश पर बल पता चल जाए तो हम बल का मान यहाँ रखेंगे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। तो पहला टास्क यही है हमारा, बल निकालना, ठीक। अच्छा, ये हेडिंग डालने के बाद आप सीधा ये चित्र बनाएंगे। उसके बाद 2-3 लाइनें लिखेंगे थ्योरी में। क्या लिखेंगे वो देखेंगे ध्यान से। माना कि एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी बात लिखेंगे और यही बात ऊपर मैंने लिख रखी हुई है, ठीक। पढ़ लेना ध्यान से। अब देखो, अगर मैं ये ऐसा मानूं, देखो एक धन परीक्षण आवेश आपने सबने सुना होगा, प्लस क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश होता है। अगर एक धन परीक्षण आवेश लाकर हम बिंदु P पर रख दें ऐसे करके, तो घटना क्या घटेगी ध्यान से समझना। जो पहले से आवेश रखा है Q और जो परीक्षण आवेश आया है क्यू नॉट, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगने लगेगा, ठीक है। ये आवेश उस पर बल लगाएगा बाहर की ओर। क्यों? क्योंकि ये दोनों सजातीय प्रकृति के हैं, दोनों के बीच में बल लगेगा, ठीक। अच्छा, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे तो ये आवेश इस पर बल लगाएगा, उस बल को मैंने मान लिया F। अच्छा, ये बल कैसे पता कर सकते हैं? दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल कैसे पता होता है? कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम F बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। यही वाला फार्मूला लगाएंगे बल निकालने के लिए, ठीक। अच्छा, इसे हटाते हैं। तो फिर अगली लाइन से हमने क्या लिखा है? देखो, पहले तो यही लिखा है, माना किसी बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है। बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है जिससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर लिखा है, यदि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखें, यानी बिंदु P पर अगर कोई परीक्षण आवेश Q नॉट रख दें तो उस पर लगने वाला बल, यानी उस पर एक बल लगेगा और वो बल क्या होगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। देखो, मैं तुम्हारे सामने मान रखता हूं, ये तो कूलम के नियम से बल होता ही है, लेकिन हमारा Q1 की जगह पर केवल Q है और Q2 की जगह पर केवल Q नॉट है, ठीक। और R की जगह पर तो R है ही, तो ये बल निकल आया। चलो भाई, इसको समीकरण नंबर डाल देते हैं 1। अब क्या लिखेंगे? अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे? E बराबर होती है F अपॉन क्यू नॉट। यही तो फार्मूला होता है।
अब एफ का मान जो हमने ये निकाला है वो यहाँ पे रख दो, ई बराबर निकल के आएगा, एफ का मान ये रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ऊपर है क्यू नॉट और बटे में है आर स्क्वायर। ये तो केवल एफ का मान है और इस पूरे के बटे में देखो क्यू नॉट बैठा हुआ है, ठीक है, क्यू नॉट। अब इस क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा। अब देखो ये तो खत्म हो गया मामला। अब क्या बचेगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, क्यू बटे आर स्क्वायर। बाकी कुछ नहीं बचा, यही आ गया फार्मूला भाई। इसके नीचे एक ही लाइन लिख देंगे, क्या, यही बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। लिख दो भाई, यही बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र तो ये भाई डेरिवेशन हो गया आपका पूरा। बिंदु आवेश के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो आपको तो ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट करेंगे और मैं फिर उस चीज को किसी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा, ठीक। अब हेडिंग डाल लेंगे वैद्युत द्विध्रुव। जो कुछ भी लिखा उसको नहीं देखना, पहले समझना है, ठीक है। जैसे मैं एक चित्र बनाता हूं, देखना है ध्यान से। ये मैंने एक चित्र बनाया हुआ है। एक सिरे पर मान लेते हैं यहाँ पर एक आवेश रखा माइनस का क्यू और यहाँ पर रखा है आवेश प्लस का क्यू। अब ये जो व्यवस्था है ना, जो चित्र में आप देख रहे हैं, ये व्यवस्था ही वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत माने इसमें वैद्युत है यानी आवेश है, द्विध्रुव का अर्थ है दो है, या कहें इसके दो ध्रुव हैं, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से, इस चित्र को देख कर ही हम परिभाषा को लिखने वाले हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसका हमने फोटो देख लिया। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या लिखेंगे, ये एक ऐसा व्यवस्था है या कहें ऐसा निकाय है। क्या है, निकाय है। ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर, दोनों बराबर है और प्रकृति विपरीत है, एक की माइनस और एक की प्लस है, और दोनों अल्प दूरी पर रखे। अल्प दूरी माने एक दूसरे के पास रखे हैं। अब देखो परिभाषा ध्यान से सुनेंगे कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। यही परिभाषा मैंने लिखी हुई है कि ऐसा निकाय, आप परिभाषा देख लो आप, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण पूछे जाते हैं तुमसे, तो केमिस्ट्री में तुमने HCl पढ़ा होगा। अगर बेसिक केमिस्ट्री वाली हमारी वीडियो देखी है तो हमने तुम्हें आयन बताए थे। H पे होता है प्लस और Cl पे होता है माइनस। तो एक पे प्लस आवेश है, एक पे माइनस आवेश है, दोनों पर बराबर है और विपरीत है। तो ये भी एक अपने आप में क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। ऐसे ही HBr होता है, H पे प्लस होता है, Br पे माइनस होता है। ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल लिख दिए H2O में। H पे आंशिक धनावेश आ जाता है और O पे आंशिक ऋणावेश आ जाता है, ठीक। तो ये वैद्युत द्विध्रुव की भाई परिभाषा लिखी है पूरी, और ये उसके कुछ उदाहरण लिख रखे हैं हमने, ठीक। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखो फिर से वही चित्र हम बनाएंगे और उसी चित्र से समझाते हैं। देखो ऐसे करके चित्र बना लेंगे, ऐसे। यहां पर रखा है आवेश माइनस क्यू और यहां पर रखा है आवेश प्लस क्यू। ये जो दो आवेश हैं इनके बीच की दूरी को मैं मान लेता हूं 2L है। अच्छा, इससे पहले कि बता दूं, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसको स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। जैसे बल को F से दर्शाते हैं, वैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल p से दर्शाते हैं, ठीक। ये बात ध्यान रखना। अच्छा, इसका एक फार्मूला होता है। देखो मैं फार्मूला पहले लिख दे रहा हूं तो परिभाषा याद हो जाएगी आसानी से। फार्मूला होता है P बराबर
Q इंटू 2L। अब इस फार्मूले से एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो पता किसके बराबर है, वो आवेश और उन आवेशों के बीच की जो दूरी है उनके गुणनफल के बराबर है। जो 2L है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो ये है आवेशों के बीच की दूरी भाई, के बीच की दूरी, और ये क्या है, एक आवेश। तो एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उनका जो गुणनफल है वही तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। और इसी फार्मूले के आधार पर मैंने इसमें परिभाषा भी लिखी है, क्या कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। उसमें मैंने कहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको पढ़ के देख लेना भाई, सेम बात लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ये लिखा है इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। फिर लिखेंगे क्या, स्मॉल p बराबर ऐसे लिखेंगे, अर्थात स्मॉल p बराबर q इंटू 2L। सीधे भी कह सकते हैं p बराबर 2q, यहां रख लेते हैं L यहां। देखो गुणा में आगे पीछे चलता है, चाहे तुम 2 गुणा 3 गुणा 5 करो, चाहे तुम 2 गुणा 5 गुणा 3 करो, बात तो बराबर ही आएगी। तो गुणा में आगे पीछे चलता है भाई, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये इसका निकल आया फार्मूला किसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। अब समझेंगे ध्यान से, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो एक सदिश राशि होती है और इसकी जो दिशा होती है वो -q से +q की ओर होती है। तो इसे ऐसे दर्शाया जाता है p वेक्टर। p तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वेक्टर लगाने का मतलब है इसकी दिशा -q से +q की ओर है, ठीक है। अच्छा, इसका मात्रक भी निकाल लेते हैं। पहले ये सब नोट कर लो, चाहे यहीं पर लिख देते हैं मात्रक बराबर, देखो मात्रक कैसे निकालेंगे, 2 का कोई मात्रक नहीं, Q आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक है, इंटू L लंबाई है, दोनों के बीच की दूरी है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर आ गया मात्रक, ठीक है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये पूरा नोट करो। अच्छा, इसका विमी सूत्र और होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, वो भी निकाल लेते हैं। तो ऊपर से ये मिटा देते हैं, मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा, ये हटा देते हैं, ठीक। ये पूरा नोट करने के बाद नीचे लिखेंगे विमीय सूत्र। विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, अगर मुझे P का विमीय सूत्र निकालना है, स्मॉल p का विमीय सूत्र, अगर मुझे स्मॉल p का विमीय सूत्र चाहिए है तो जायज सी चीज है, इसी फार्मूले के आधार पे आगे बढ़ेंगे। P का विमीय सूत्र बराबर 2 का विमीय सूत्र कुछ होता है नहीं, Q, देखो Q का विमीय सूत्र भाई बहुत याद रखने वाली चीज है। Q का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है AT, ये आपको पता होना चाहिए, ये पहले वाले चैप्टर में भी यूज किया था। Q का विमीय सूत्र होता है AT, ठीक। और L लंबाई के विमीय सूत्र में केवल L लिख दिया जाता है। अच्छा, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा के ऐसे लिख सकते हैं, L आगे ले आओ, AL, T यहाँ रख लो, A पीछे कर दो, तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा ALTA, L आगे आ जाता है। ये पूरी चीज गुणा में मानी जाती है, तो आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। आप A को बिल्कुल आगे लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक। कक्षा 11 में पढ़ चुके हो ये सारी चीजें। तो इसका जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, लता, LTA। अब एक नोट और देखेंगे, देखो भाई मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो जैसे मान लो कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक। अगर इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है E वेक्टर, अगर इस वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखें Q, अगर वो आवेश Q प्लस का है तो उस आवेश को वैद्युत क्षेत्र अपनी ही दिशा में धकेलेगा, या कहें अपनी ही दिशा में बल लगाएगा। और अगर वो आवेश माइनस का है तो ये जो वैद्युत क्षेत्र है उसको अपनी उल्टी दिशा में धकेलेगा, ठीक है, उल्टी दिशा में बल लगाएगा।
अब एक चीज समझेंगे ध्यान से, जो मैंने लिखा हुआ है, मैंने लिखा है कि धन आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। यानी अगर कोई धन आवेश है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, तथा ऋण आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। अगर वैद्युत क्षेत्र के अंदर कहीं ऋण आवेश मौजूद है, माइनस का आवेश मौजूद है, तो वैद्युत क्षेत्र उस पर उल्टी दिशा में बल लगाता है। इतनी बात है नोट में, और ये बात आपको पता होनी चाहिए अगर आपको अगला डेरिवेशन करना है तो। ठीक है, ये एक नोट हो गया। अच्छा, एक नोट और देख लेते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है अगले डेरिवेशन के लिए, ध्यान से समझना है। जैसे मान लो कोई ये समकोण त्रिभुज है, डायरेक्ट याद रखेंगे, यदि कोई ऐसा समकोण त्रिभुज है, इसको नाम दे देते हैं ABC, और इस त्रिभुज में अगर कर्ण वाली भुजा की लंबाई है a, क्या मान लेते हैं स्मॉल a, ठीक, और ये वाला जो कोण है उसको मान लेते हैं थीटा। अगर ऐसा है तो क्या आप BC की लंबाई पता कर सकते हैं? हाँ, BC की जो लंबाई होगी वो कर्ण की लंबाई लिखेंगे a, और बीच में लगाएंगे साइन, और ये थीटा लिख देंगे उसके कोण में, बस बात खत्म। अगर मुझे इस आधार की लंबाई पता करनी हो, AB की लंबाई पता करनी हो, तो फिर आगे वही लिखेंगे कर्ण a, फिर इधर लगता है कॉस, और ये वाला थीटा आ जाता है यहाँ पर। यानी कि अगर मुझे लंब की लंबाई चाहिए तो a साइन थीटा होगी, आधार की लंबाई चाहिए तो a कॉस थीटा होगी। अच्छा, a की जगह पर कुछ बदल दें, x रख दें तो यहाँ पर x आ जाएगा। a की जगह पर अगर 2l रख दें तो यहाँ पर 2l आ जाएगा, यहाँ पर भी 2l आ जाएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक। अब इसे मिटाते हैं। ये अगर ऐसा है, यदि ऐसा है तो भाई BC की लंबाई कितनी होती है, अभी मैंने बताई, यही लिख देंगे, क्या, कर्ण लिख देंगे a, और क्या लिखेंगे साइन थीटा, और AB की लंबाई के लिए कॉस थीटा लगता है। AB बराबर होगा a कॉस थीटा। ये दोनों वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी आप अगला वाला डेरिवेशन कर पाएंगे। तो भाई अगली हेडिंग है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण। किधर हेडिंग इतनी लंबी चौड़ी, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा, मतलब हेडिंग में ही क्या कह रहा है। देखो ध्यान से समझेंगे, हेडिंग को काट काट के समझेंगे, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। पहले इसको मिटा देते हैं। अब इसका पहले एक नजर चित्र देख लेते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र, पहले यहां तक काटेंगे हेडिंग को, एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र कैसे बनाते हैं? वैद्युत बल रेखाओं को बिल्कुल सीधा बनाते हैं, समांतर बनाते हैं और समदूरस्थ बनाते हैं, ठीक। इस तरीके से एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं हम, और इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा है E वेक्टर। ऐसा वैद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा है उधर, यानी वैद्युत बल रेखाएं इधर से आ रही हैं और इधर जा रही हैं। ये तो हो गया भाई एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये हो गया। में रखे वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव इसमें ला करके रखना है। वैद्युत द्विध्रुव बताया था, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, यानी ये वाला निकाय इसमें रखना है मुझे। अब उसने ये नहीं कहा कि ऐसा रखना है, कि खड़ा खड़ा रखना है, कितने कोण पर रखना है, तो हम किसी भी सामान्य कोण पर रख लेते हैं। हम तो तिरछा रख लेते हैं, ना ऐसा रखते हैं ना ऐसा रखते हैं। हमने मान लो इसको ऐसा रख लिया। अब ये ना कहना सर ये बड़ा बना दिया, ये छोटा ही है, बस दिखेगा नहीं इसलिए बड़ा बनाया। यहाँ पर आवेश -q है और यहाँ पर आवेश है +q, ठीक, और इनके बीच की दूरी है 2l, ठीक। आप समझो, रखे वैद्युत द्विध्रुव, यहां तक बात हो गई। पर बल युग्म, अगर एक बल है तो केवल बल है, अगर बल जोड़े में लग रहा, बल का युग्म है, तो उसे बलयुग्म कहेंगे। बलयुग्म का आघूर्ण, आघूर्ण कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं बलयुग्म है कहां। मैंने देखो इससे पहले अभी एक नोट में लिखाया था कि धन आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है।
मुझे ये दिख रहा है कि इस वैद्युत क्षेत्र में हमारा जो द्विध्रुव रखा है वहां पर दो आवेश हैं, एक माइनस है और एक प्लस है। और अभी अभी हम नोट में सीख के आ रहे हैं क्या, कि धन आवेश पर बल लगता है किधर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो यहां पर लगेगा बल F। और एक बात और पढ़ के आए, ऋण आवेश भी है, ऋण आवेश पर बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की उल्टी दिशा में। ये बात हम पढ़ करके आए अभी नोट में, ठीक है। अच्छा, एक बल उधर लग रहा, एक बल इधर लग रहा, बताओ दो बल हो गए ना, बलयुग्म हो गया ना, तो यही है बलयुग्म और इसका हमको आघूर्ण पता करना है, ठीक है। अच्छा, तो भाई आप लोग ये हेडिंग डाल लेंगे और ये वाला चित्र बनाएंगे। ये चित्र अभी हम थोड़ा और अच्छा करके बना देंगे जैसा आपको नोट्स में बनाना होगा, ठीक। अब देखो इसे मिटाते हैं। ये हेडिंग डालने के बाद आपको थोड़ी थ्योरी भी लिखनी होगी जो कि डेरिवेशन करने में आसानी हो आपको। अच्छा, थ्योरी कैसे लिखेंगे, मैं मान लेता हूं इनके बीच का कोण है थीटा, ठीक। थ्योरी सुनेंगे ध्यान से जो हम लिखने वाले हैं, अभी हम लिख देंगे बोर्ड पे, ठीक है, वीडियो रोक के। क्या लिखेंगे थ्योरी में, माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E है जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है थीटा कोण पर, जिसके आवेश माइनस क्यू है और प्लस क्यू है, ठीक। और इन आवेशों के बीच की दूरी 2L है। प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल F लग रहा है और माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल F लग रहा है। और ये दोनों के दोनों बल एक दूसरे के बराबर है। अच्छा, अगर ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर हैं तो एक बल द्विध्रुव को इधर खींचेगा और ये बल द्विध्रुव को इधर खींचेगा। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये द्विध्रुव को बिल्कुल सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी द्विध्रुव की जो अक्ष है, द्विध्रुव की अक्ष को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा ही तो हो रहा है। तो अब सुनो थ्योरी दोबारा ध्यान से, कहेंगे क्या, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू हैं, इनके बीच की दूरी 2L है और ये वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा हुआ है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश पर समान बल F लगेगा लेकिन विपरीत दिशा में लगेगा और ये दोनों बल द्विध्रुव की अक्ष को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करेंगे। इतनी बात लिखनी होगी आपको और यही सेम बात मैं अभी लिख दूंगा यहाँ पर। फिर भी मैं एक बार और समझा देता हूँ, एक बार और बता देता हूँ। जो कुछ भी तुम्हें चित्र में दिख रहा है वो सारा जिक्र करना है थ्योरी में, ठीक। क्या कहेंगे, ध्यान से सुनेंगे। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू हैं, इनके बीच की दूरी 2L है और ये वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा हुआ है। वैद्युत क्षेत्र E के कारण दोनों आवेशों पर लगने वाला समान बल F होगा और ये दोनों बल बराबर होंगे लेकिन विपरीत दिशा में होंगे, जो द्विध्रुव की अक्ष को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करेंगे। इतनी बात लिखनी है। अब मैं ये लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। अब ये वही सारी बात मैंने विधिवत चित्र बना करके लिख दी है, वो हेडिंग ऊपर बढ़ा दी है। वही हेडिंग है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण, और उसका चित्र भी अब एकदम विधिवत बना दिया, साफ साफ यही वाला चित्र आपको बनाना है और वही भाषा मैंने लिख दी हुई है। एक बार पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो इस भाषा को। मैंने क्या बताया था एक बार सुनेंगे ध्यान से। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू हैं, इनके बीच की दूरी 2L है। देख लो, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू हैं, जिनके बीच की दूरी 2L है। फिर देखेंगे जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में, यही लिखा हुआ है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा है। फिर क्या कहा मैंने, वैद्युत क्षेत्र E के कारण दोनों आवेशों पर समान बल लगेगा। यहां मैंने बल दिखाया नहीं, इधर की ओर बल दिखाएंगे F और इधर की ओर भी बल दिखाएंगे F, ठीक है। फिर क्या कहा है मैंने, वैद्युत क्षेत्र E के कारण इसके दोनों आवेशों पर बराबर बल विपरीत दिशाओं में लगेंगे। दोनों आवेशों पर बराबर बल लगेंगे लेकिन विपरीत दिशाओं में लगेंगे, ठीक है। फिर लिखा अतः ये एक बलयुग्म बनाएंगे। बलयुग्म माने बल का जोड़ा, बल का जोड़ा ही तो बना है। बलयुग्म बनाएंगे जो द्विध्रुव की अक्ष को वैद्युत क्षेत्र E
की दिशा में लाने का प्रयत्न करेगा। जो ये बलयुग्म है वो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करेगा। इतनी थ्योरी लिख लेंगे। इसके बाद इस बलयुग्म का आघूर्ण, एक फार्मूला होता है जिसे आप ध्यान रखेंगे, इस प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण बराबर प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की दूरी। ये फार्मूला होता है, आपने पहले पढ़ा होगा कक्षा 11 में बलयुग्म के आघूर्ण का। ठीक है, तो टाउ बराबर मुझे लिखना है एक बल, यानी कोई सा एक बल F लिख लेते हैं हम, इंटू दोनों बलों के बीच की दूरी। एक बल की क्रिया रेखा ये है और एक बल की ये है, तो दोनों के बीच की दूरी इतनी सीधी होगी, यानी दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कह सकते हैं, BC दूरी जो होगी दोनों बलों के बीच की दूरी होगी। ध्यान से देखो भाई, जो दोनों बल हैं उनके बीच की सीधी दूरी कितनी होगी, BC के बराबर होगी। ठीक, तो F इंटू क्या लिख सकते हैं, BC। अब ध्यान से देखना है F बराबर कैसे निकालेंगे, चूंकि हम ये जानते हैं E बराबर होता है F अपॉन Q नॉट। ये तब होता है जब आवेश Q नॉट हो, लेकिन हमारे सारे आवेश Q हैं तो हम Q नॉट नहीं लिखेंगे, E बराबर F बटे Q लिखेंगे। फिर यहां से एक बात निकलती है इंप्लाइज, F का मान जो आएगा वो आएगा QE। भाई Q का इधर गुणा हो जाएगा, F बराबर आएगा QE। ठीक, एक चीज और, कॉमा, कोई बता सकता है जो BC दूरी होगी वो कितनी होगी। ये सेम वही त्रिभुज बन रहा है जो मैंने नोट में बताया। अगर ये 2L है, ये थीटा है, तो ये दूरी होती है 2L साइन थीटा, यानी जो कर्ण होता है वो यहाँ आ जाता है और साइन थीटा हो जाता है। तो BC बराबर कितना होगा, 2L साइन थीटा। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अब देखो भाई ध्यान से, यहां भी लिख दो कितना, 2L साइन थीटा। ठीक, अब देखो टाउ बराबर F का मान है कितना, QE, ठीक, इंटू BC का मान है 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। अच्छा, गुणा में आगे पीछे करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो मैं आगे पीछे करूंगा। देखो 2 को लेके आऊंगा यहां, फिर लिखूंगा QAL E साइन थीटा। देखो सेम वही बात लिखी है, 2 ये है, Q ये है, AL ये है और E ये है साइन थीटा। ठीक, ये मैंने इसलिए अरेंज किया क्योंकि मैं जानता हूं 2QL क्या होता है। हम अभी पढ़ के आ रहे हैं P बराबर 2QL, यही पढ़ के आ रहे हैं, तो यहां पर P रख सके, बराबर हो जाएगा P, इस पूरे की जगह पर कितना आ जाएगा P, और इंटू में क्या हो जाएगा E साइन थीटा। ये आ गया टाउ का फार्मूला, बस ये हो गया भाई डेरिवेशन। ठीक, ये किसका डेरिवेशन हो गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का। बलयुग्म के आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं। अब इसमें अगर कोई बात ना समझ में आई हो तो कमेंट में लिख देना भाई। ठीक, इसके बाद इसके कुछ विशेष स्थितियां होती हैं, जैसे अगर द्विध्रुव को बिल्कुल अक्ष में ऐसे रख दिया जाए या फिर द्विध्रुव को बिल्कुल लंबवत रख दिया जाए। ये 2 विशेष स्थितियां और देख लेते हैं भाई। इसको मिटा रहे हैं, आप इसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक, हेडिंग डालेंगे विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां, उसमें नंबर 1 लिखेंगे, यदि, क्या स्थिति लिखेंगे, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर हो, यानी द्विध्रुव ऐसा रखा हो ना कि ऐसा। यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर हो, अगर ये समांतर होगा तो बिल्कुल ऐसा रखा होगा। अब तुम ये सोच के देखो, अगर ये ऐसे झुकाते गए तो ये वाला कोण घटता जाएगा, और ऐसे बराबर कर देंगे तो ये बिल्कुल मिल जाएगा, कोण कतई खत्म हो जाएगा, कोण 0 हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब यही थीटा का मान यहां रख दो निकाल के, तब टाउ बराबर
पी ई साइन थीटा, यानी पी ई साइन थीटा की जगह पर हो जाएगा भाई 0। अब अगर गणित पढ़िए तो जानते होगे साइन 0 का मान 0 ही होता है, तो टाउ बराबर आ जाएगा 0। यानी सीधी सी की बात है, बलयुग्म का आघूर्ण हो जाएगा 0। यानी अगर वैद्युत द्विध्रुव इस तरीके से रखा हुआ है तो उस पर कोई भी बलयुग्म का आघूर्ण नहीं लगेगा। ये तो हो गई भाई एक स्थिति। ठीक, इसे नोट करेंगे। एक और स्थिति देख लेते हैं, इसे जल्दी से नोट करो, फिर मैं इसे मिटाता हूं। मिटा दें? ठीक। सेकंड, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा हो, लंबवत, यानी अब ये वैद्युत द्विध्रुव बिल्कुल ऐसा कर दिया जाएगा खड़ा। अब बताओ, अगर वैद्युत द्विध्रुव ऐसा कर दिया गया है तो कोण बढ़ेगा, बढ़ते 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 ये कोण इतना मान लिया जाएगा। यानी अब जो कोण है वो कितना माना जाएगा? बिल्कुल 90 अंश का कोण माना जाएगा। यानी थीटा बराबर इस स्थिति में कितना हो जाएगा? 90 अंश। अगर थीटा बराबर 90 अंश हो गया तो फार्मूले में फिर रखो, टाउ बराबर आएगा पी ई साइन 90। अब सब जानते होंगे साइन 90 का मान होता है 1, तो टाउ बराबर आ जाएगा पी ई। चूंकि ये साइन थीटा का अधिकतम मान है इसलिए बलयुग्म का आघूर्ण भी अधिकतम होगा, यानी सबसे ज्यादा आघूर्ण लगेगा, क्योंकि इससे ज्यादा मान हो ही नहीं सकता इसका। तो इसलिए यहां पर टाउ ना लिख के क्या लिखा जाता है? टाउ मैक्स लिखा जाता है। मैक्स माने अधिकतम, टाउ मैक्स बराबर, मैक्स माने मैक्सिमम, अधिकतम। ठीक, इसको कर लेंगे डब्बे में बंद। अगर पूछे द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल आघूर्ण का फार्मूला बताओ, तो ये है, और न्यूनतम वाला इससे पहले वाला था जो अभी मैंने कराया है जब 0 अंश वाला था।